आप सभी को न्यूज गैंगस्टर का सादर प्रणाम। पिछले कुछ समय से हम सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई संवाद हुआ है या कह लीजिए कि इंटरव्यू लिया है। वार्तालाप करने वाले हमारे मेहमान का नाम है श्री मनीष मिश्रा, जो देश के तमाम अखबारों में बतौर पत्रकार अपनी सेवाएं दे चुके हैं। क्राइम बीट पर उन्होंने कई बड़ी रिपोर्ट्स की हैं, चाहे भिखारी के भेष में उनके गिरोह की सच्चाई सामने लाना हो या आनंद कुमार की सुपर 30 कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्दाफाश करना हो। हाल ही में उन्होंने एक आम इंसान बनकर बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। उनकी इस खबर के चलते बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के कई सदस्य गिरफ्तार भी हुए, प्रशासन भी सक्रिय हुआ है। तो आइए उनसे इन आपराधिक विषयों और मीडिया के कुछ पहलुओं पर बात करते हैं। तो कैसे हैं सर, पहले तो ये बताइए, बाकी सवाल वगैरह तो मैं बहुत करते ही बढ़िया रहूंगा। सर। जी। तो सर, इंट्रोडक्शन लोग पहले परिचय से शुरुआत करते हैं। सी परंपरा रही है हमारी जी। वार्तालाप, पूरी जो संवाद शैली रही है, भारत की जो पद्धति रही है। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए लोगों को कि आप कहाँ से, ये जो आपका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की जर्नी है वो शुरू कहाँ से हुई और कहाँ से आपको लगा कि नहीं, ये इसमें आप बेहतर करेंगे। नमस्कार, मैं मनीष अभी मौजूदा समय में दैनिक भास्कर डिजिटल पटना में हूँ। मेरे करियर की शुरुआत 2007 अमर उजाला के साथ हुई। मैं गोरखपुर यूनिट से जुड़ा था 2007 में अमर उजाला से। 2010 में मैं हिंदुस्तान ज्वाइन किया और 2014 में मैं पटना आ गया दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के साथ। तो शुरू से ही इच्छा रही कुछ अलग करने की, कुछ बड़ा करने की। इस कारण से मैं राजधानी चुना। हमारी इच्छा लखनऊ की थी, लेकिन लखनऊ किसी कारण से नहीं हो पाया। अवसर मिला हमको पटना का। तो पटना भी चूंकि बिहार क्राइम को लेकर के एक अलग इसकी पहचान रही है और पटना राजधानी रही बिहार की, तो हमको लगा कि हाँ, अवसर काम करने का अच्छा है और शुरू से हमारी रिपोर्टिंग क्राइम की ही रही। तो मैंने पटना चुना, पटना ज्वाइन किया, काम किया। सीनियर्स का सहयोग अच्छा रहा और हम यहाँ सबसे पहले, हालांकि खबरें तो कई सारी की है, लेकिन जो दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में जो सबसे बड़ा एक्सपोज किया मैंने, वो सुपर 30 का रहा, जो आनंद कुमार की कोचिंग है। तो उसको एक्सपोज किया कि किस तरह से उसमें वो किराए के बच्चों को ला करके वो अपनी बताते थे कि सुपर 30 में जितने बच्चे सेलेक्ट करते हैं वो सारे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हम उसको एक्सपोज किए कि किस तरह से इनके यहाँ बच्चे आते हैं। और ये शुरू में नाम जो नहीं बताते थे, नाम जो हिडन रखते थे, उसका पूरा हम भंडाफोड़ किए। फिर उसके बाद हम 2019 में ज्वाइन किए दैनिक सॉरी हिंदुस्तान ज्वाइन किए। तो हिंदुस्तान में फिर हमने भिखारियों का एक गैंग एक्सपोज किया, जिसमें खुद भिखारी बन के हम 5 दिन पटना जंक्शन पे रहे और पूरे उनके गतिविधियों को समझे, पूरा क्राइम का नेक्सस समझे, उसके बाद उसको एक्सपोज किए थे। और 2020 में मैं दैनिक भास्कर के साथ जुड़ा और दैनिक भास्कर में बहुत सारी खबरें करते हुए फिर ये हमारे सबसे बड़ा एक्सपोज ये हुआ कि मानव तस्करी का एक बड़ा रैकेट टूटा और उसको एक्सपोज किया। तो एक अपनी साथी रिपोर्टर जो निधि तिवारी है, उसके साथ मिलकर के हम लोग एक पति पत्नी का एक रोल किए। उस रोल में बच्चा खरीदने के बहाने ये पूरा एक्सपोज किए गैंग को। तो इसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए, वो बच्ची भी रिकवर हुई जिसका वो लोग सौदा करना चाहते थे। काफी सर संक्षिप्त आपने बताया। तो अभी सर आपने जी। वर्तमान के क्रम में चलते हैं कि आपने जैसे बताया, और आपकी खबर काफी उसकी चर्चा भी है। ये सर उसमें एक बड़ी अच्छी हेडलाइन है कि 400 किलोमीटर 40 घंटे। तो जी। कहाँ से सर, मतलब जैसे, एक तो पहला प्रश्न तो यही है कि इसमें बहुत बहुत फंडामेंटल प्रश्न है कि कितने चैलेंजेस आए। जैसे भले हम स्क्रीन पर देखते हो या पढ़ते हो खबरों को, हम हमें आइडिया नहीं है बतौर पाठक की वहाँ जमीन पर कितना संघर्ष है, कितनी चुनौतियां हैं। और दूसरा कि सर, जी। मुझे लगता है कि थोड़ा अंतर है चैलेंज और रिस्क में। कि आप चैलेंज पहले से जी। जानते थे कि ये इस तरह की चुनौतियां आएंगी, लेकिन आप जमीन पर जब जी। गए तो आपको लगा कि नहीं, ये खतरा भी है। तो इतना इसमें सर क्या जी। था, मतलब पूरी स्टोरी के बारे में पहले संक्षेप में बताइए, फिर कितनी चुनौतियां और किस तरह के खतरे थे जमीन पर।
देखिए क्या हुआ कि बिहार में अक्सर ये खबरें आती थी कि किसी हॉस्पिटल से बच्चा चोरी हो गया या बच्चा चोरी करने की कोशिश हुई, तो हम लोग सोचते थे कि आखिर ये सब बच्चे चोरी क्यों होते हैं, बच्चे जाते कहाँ? अगर चोरी हो गए बच्चे तो फिर रिकवर नहीं होते थे, या रिकवर हुए तो पुलिस उसका खुलासा नहीं कर पाती थी कि आखिर ये बच्चे क्यों चोरी हो रहे हैं, उद्देश्य क्या है इनका। और वो बच्चे अगर नहीं रिकवर हुए तो बच्चे गए कहाँ? बहुत सारे सवाल थे। उस सवाल को लेकर के हम काम करना शुरू किए। तो यहाँ कैलाश सत्यार्थी जी की जो संस्था है बचपन बचाओ बचपन आंदोलन, जो कि बचाओ बच्चों पे आंदोलन। काम करती है वो संस्था, उसके साथ मिलकर, जी, तो उसके साथ हम लोग बहुत दिन से लगे थे कि मतलब क्या होता है। पूरा एक हम लोग रिसर्च किए कि आखिर बच्चा चोरी क्यों होता है, और चोरी करने वाले ले कहाँ जाते हैं, फिर खुलासा क्यों नहीं हो पाता है। अगर कोई महिला पकड़ी जाती तो उसके बाद वो खुलासा, पुलिस की जांच आगे क्यों नहीं बढ़ पाती। तो बहुत सारे सवाल थे। तो उस सवाल को लेकर के हम संस्था के साथ मिलकर के काम करना शुरू किए। हम लोग लगभग 1 महीने तक इस पे एक्सरसाइज किए। तो 20 दिन पहले मोतिहारी, हम लोग यहाँ एक जिला पड़ता है मोतिहारी में, एक अस्पताल से बच्चा चोरी की कोशिश हुई, एक महिला पकड़ी सॉरी, जाती है उसमें। आपका प्रदेश मतलब सर ये बिहार? बिहार है, हम बिहार में मौजूदा समय बिहार में है। तो मोतिहारी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ एक हॉस्पिटल से बच्चा चोरी होने की खबर आई कि एक महिला पकड़ी गई है, कोशिश कर रही थी बच्चा चोरी करने की। तो फिर हम लोग उस पर स्टडी किए तो पता चला कि नहीं, वो कोशिश की, पुलिस पकड़ी, फिर बाद में क्या हुआ आगे पुलिस नहीं, वो जांच वहीं खत्म हो गई, पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई। फिर हम लोग लग गए, हमारे मैं उस पे लगा, और बचपन बचाओ आंदोलन के जो लोग साथी थे, हम लोग उस पे काम करना शुरू कर दिए कि भाई अब हम लोग को अगर कोई मिलता है तो पहले उस रैकेट में घुसना है, कैसे उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो बहुत दिन तक काम करते करते कोई हम लोगों को लिंक नहीं मिला जिससे हम उस गैंग तक पहुंचे। फिर पटना का एक नालंदा मेडिकल कॉलेज, पुराना मेडिकल कॉलेज है, तो हम लोगों को कुछ पता चला कि एक बच्चा वहां भर्ती कराया गया है जिसको मतलब कुछ आशंका है कि चोरी का बच्चा है। फिर हम लोग अपना उस पर लग गए। तो हमारी जो सहयोगी है निधि तिवारी, हमारे यहाँ सिटी टीम में है रिपोर्टिंग में, तो उसको हम लिए। फिर बचपन बचाओ आंदोलन सारे लोग प्लान करके एक पूरा मैप तैयार किए कि हम लोग उस गैंग की कड़ी को कैसे, क्योंकि कोई इंट्रोड्यूस कराने वाला नहीं था कि ये गैंग है, ये बच्चा बेचता है, ऐसा कोई बीच की कड़ी नहीं थी। हम लोग एक पति पत्नी का एक ड्रामा किए, एक करेक्टर अपनाए। फिर वो नालंदा मेडिकल कॉलेज में जा करके उसके जो शिशु वार्ड है उसके बाहर हम लोग बैठ गए और ये बातचीत करने लगे कि भाई बच्चे नहीं हो रहे हैं और घर वाले परेशान हैं। आपस में फोन पे भी इस तरह की बातें, घर वालों से बातें कि भाई जो आदमी बुलाया था हम लोगों को कि बच्चे की व्यवस्था करेगा, वो आदमी फोन ही नहीं उठा रहा है। इस तरह की जब बातें हुई तो वहां जो 2 महिलाएं थी, वो हमारी जो रिपोर्टर थी उसके अगल बगल आकर के बैठ गई। तो फिर उनकी बातचीत शुरू हुई। तो पहले वो पूरी पड़ताल की कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है, तो सारा कुछ समझ गई, जरूरतमंद है। तो वो फिर बोली, एक अपना नंबर दी, बोले रात में हमसे बात कीजिएगा, तो हो सकता है हम कुछ व्यवस्था आपकी कराएं, कहीं से कोई मदद कराएं। रात में 11 बजे उससे बात होती है। फिर वो 3 बच्चों को एकदम मतलब न्यू बर्न बेबी का फोटो भेजती है तीनों। और फिर धीरे धीरे बात, चूंकि सारी बात व्हाट्सएप पे करती थी, फिर वो बात करती है कि उसमें अगर बच्ची लेते हैं। उसमें आपकी खबर में एक जिक्र भी है कि 4 दिन की बच्ची का कुछ 1.5 लाख रुपए, कुछ इस तरह का। हाँ नहीं, वो हम आपको बता रहे हैं, पूरा सौदा पूरा बता रहे हैं आपको। तो हम्म। जो 3 न्यूबॉर्न बेबी का फोटो भेजी, तो उसपे उसका था कि अगर बेटा लेंगे तो 5 से 6 लाख लगेगा, और अगर बेटी लेते हैं तो 2 लाख तक आपको दे देंगे। तो हम लोग बेटी पे ही ट्राई किए, हमको ठीक है बेटी ही चाहिए। क्योंकि एनएमसीएच में जो भर्ती थी वो बच्ची ही थी, तो हम लोग सोचे कि यहाँ से हम लोग को डिलीवर कर देगी। फिर आगे बड़ी कहानी, ठीक है, अगले दिन का डेट देती हो कि कल दिन में 11 बजे आप पटना के जगदेव पथ पे बुलाई, वहां आइएगा और हम बच्चे डिलीवर कर देंगे। हम लोग तय समय पे। और इस बीच हम लोग, चूंकि गैंग बहुत खतरनाक होता, हम लोग को पहले से पता था, जबकि पुलिस खुलासा नहीं कर पाती है, इस कारण से हम लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि हमारे जो साथी रिपोर्टर या हमारे साथ या जो टीम में और लोग हैं उनके ऊपर कोई रिस्क हो। तो हम पहले से पटना एसएसपी से बात कर लिए हम लोग, पटना एसएसपी से बात के लिए पूरी जानकारी दे दिए, ताकि कहीं कोई अगर विषम परिस्थिति होती है, क्योंकि मान लीजिए हम जाते हैं बच्चा खरीदने और वो गैंग ऐसा होता है कि अगर उनकी डील नहीं हुई तो वो शोर मचा देगा कि बच्चा चोर है। तो ऐसे में जो हम्म। खरीदने गया वो भी पिट सकता है। जो बचाव का उनके पास बहुत बड़ा तरीका होता है, क्योंकि उनके हाथ में बच्चा होता है, और वो जैसे शोर मचाएंगे भीड़ टूट पड़ेगी। तो ऐसी भी घटनाएं होती, तो इससे बचने के लिए हम लोग थोड़ा एसएसपी से बात कर लिए।
लेकिन जब 11 बजे हम लोग उसके बताए टाइम पे 11 बजे जब पहुंचे हम लोग, तो वो फिर फोन करती है कि एक दीदी का नाम लेती है कि दीदी अभी व्यस्त हैं, उनकी बेटी की परीक्षा है, तो 4 बजे के आसपास हम लोग टाइम सेट करते हैं। तो वो 4 बजे का टाइम रखती है और बताती है कहाँ चलना होगा, ये 4 बजे बताएगी। 4 बजे फिर हम लोग तैयारी किए रहते हैं। 4 बजे फिर उनका फोन आता है कि हम लोग हाजीपुर से आगे मिलेंगे, हाजीपुर से आगे बच्चा मिलेगा आपको, हाजीपुर से आगे चलना होगा। तो वैशाली जिले में पड़ता है। फिर हम लोग आज 4 बजे उसके बताए टाइम पे, वो गांधी सेतु जो पड़ता है, गांधी सेतु पे पहले बोली आप मिलिएगा, वहां से हम साथ चलेंगे। तो हम लोग एक गाड़ी में, जो हम पति पत्नी कैरेक्टर थे, एक गाड़ी में, वो दूसरी गाड़ी में, पीछे एक गाड़ी में हम लोग बैकअप के लिए, जो बचपन बचाओ आंदोलन के साथी थे वो लोग थे। गाड़ी गांधी सेतु पे पहुंचती है, वहां वो महिला फोन करती है, फिर आकर के एडवांस लेती है, भाई एडवांस दे दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एडवांस उसको दिया गया। एडवांस देने के बाद गाड़ी वहां से बोलती है कि हमारे हमारे पीछे पीछे आइए। फिर वो निकलती है हाजीपुर के लिए। तो इस बीच हम लोग, चूंकि पटना से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो रहा था, तो हम लोग वैशाली एसपी से भी बात कर लिए थे। वैशाली एसपी भी इस पे उनको जानकारी हो गई थी, हाँ कुछ ऑपरेशन है, तो वो भी अपने हिसाब से बोले थे कि जब भी जरूरत होगी तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। वैसा हाजीपुर पहुंचे, हाजीपुर पार करने के बाद एक ढाबे पर रुकवाती है गाड़ी। और उस जिस गाड़ी में उसके 5 लोग रहते हैं, उस गाड़ी से एक लड़का आकर के हम लोगों की गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वो लगभग हाजीपुर मतलब पार, मतलब सीमा पार होने तक वो साथ ही रहता था। और इस बीच वो फोन मतलब नजर रख रहा था कि हम लोग कैसे हैं, किससे किसका फोन आ रहा है, क्या बातचीत कर कर रहे हैं, ये सब सारी गतिविधि पे नजर रखता था। तो चूंकि हम लोग इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिए थे ऑपरेशन गुड़िया, तो उसमें हम लोग जितने मेंबर थे, उसके इस ऑपरेशन में जितने मेंबर थे, सारे लोग अपना उस ग्रुप में जुड़े थे। और हम लोग लोकेशन के हिसाब से आपस में ट्रैक करते थे एक दूसरे को। लोकेशन सबका शेयर था 8-8 घंटे का, तो वो हम लोग उस हिसाब से शेयर करते थे, उसको ट्रैक करते थे। तो फिर वैशाली मतलब हाजीपुर में है एक पेट्रोल पंप पे रुकती है वो महिला, जिस महिला से हम लोग डील हो रहे थे। तो महिला रुकती है और वहां अपनी गाड़ी में वो पेट्रोल भराती है। तो पेट्रोल लेने के मतलब पैसा भी हम लोग से ही लेती है कि आपके काम से चलना है तो तेल आप ही दीजिए। हम लोग पेट्रोल भराते हैं उसकी गाड़ी में। फिर वहां से आगे बढ़ते तो बोलती है हम लोग को यहाँ बच्चा नहीं मिल पा रहा है, हम लोग मुजफ्फरपुर चलेंगे। तो मुजफ्फरपुर बोलती है, उसी पेट्रोल पंप पे वो लड़का हमारी गाड़ी से उतर करके उस गाड़ी में जाता है जो उसकी मतलब जिसमें गैंग की सरगना थी, और उससे एक दूसरी लड़की आकर के हमारी गाड़ी में बैठ जाती है। फिर वो दूसरी लड़की बातचीत शुरू करती है और अपने हिसाब से मोटिवेट करती है और जानना शुरू करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके पीछे कोई और है या कौन लोग हैं। तो पूरी पड़ताल वो भी करना शुरू कर देती है। मुजफ्फरपुर ले जाती है, तो हर जगह ये जहां भी रुकती थी 1 घंटा, आधा घंटा ऐसे समय बिताती थी। तो जब मुजफ्फरपुर पहुंची, जब वैशाली जिला क्रॉस की, तो फिर हम लोगों के बड़ा चैलेंज था कि अब तो जिला चेंज होता। वैशाली एसपी से बात हो गई थी, लेकिन अब फिर जिला चेंज हो रहा था। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर एसपी से कांटेक्ट किए, तो वो भी उसी तरह से मदद को तैयार हो गए। हम लोग इसमें क्या किए, निचले स्तर पे कभी नहीं बात किए, ना थाने पे मैनेज किए या कहीं कोई ना, हम लोग सीधे ऊपर एसपी से ही बात करते थे। और एसपी से बोल देते थे कि बहुत सीक्रेट इसको रखा जाए, जब जरूरत होगी तो हम पुलिस मांगेंगे। तो फिर हम लोग वहां से जब मुजफ्फरपुर के लिए गाड़ी मूव की, तो मुजफ्फरपुर पहुंच करके ये हमको 2-2.5 घंटे तक रोक दी वहां मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर वो रात, इसका उद्देश्य ही था कि रात करना था इनको। फिर अब मुजफ्फरपुर से जब ये लोग आगे बढ़े, तो मुजफ्फरपुर बोली कि मोतीपुर चलना है। तो मोतीपुर मुजफ्फरपुर जिले का बॉर्डर लगता है और बहुत सेंसिटिव इलाका है। वहाँ आए दिन घटनाएं होती हैं और एक तरह से समझिए नक्सली बेल्ट है। हम लोगों को लगा कि अब ये तो खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि हम अगर मोतीपुर जाएंगे तो बहुत रिस्क हो जाएगा। कुछ दिन पहले भी वहां बड़ी घटना हो गई थी। तो हम लोगों को फिर लग गया कि अब खतरा, मोतीपुर बुलाने का मतलब कि इनका उद्देश्य है कि अगर बच्चा डील नहीं हुआ तो ये लोग लूट लेंगे, गाड़ी भी हमारी लूट लेंगे। हम लोगों को भी, इनको पता है कि इनके पास पैसा है, बच्चा खरीदने आ रहे हैं। तो फिर हम लोग मुजफ्फरपुर एसपी को कांटेक्ट किए और उनसे पुलिस की मदद मांग ली कि हो सकता है अचानक से हमको कॉल करना पड़े, पुलिस की मदद हो जाए। तो कुछ पुलिस वालों को शादी वर्दी में लगा दिए। हम लोग मोतीपुर पहुंचे। मोतीपुर ये लगभग 2:30 बजे पहुंचती है महिला, 2:30 बजे पहुंचती है। तो आगे इनकी गाड़ी खड़ी होती है और एक मतलब जो हाईवे है, हाईवे से अलग कट करके दूसरे रोड पे ले जाती है। और रोड पूरी तरह से आप समझिए 2-2.5 किलोमीटर तक दूर आप देख सकते हैं,
वहां कोई कोई भी गाड़ी अगर इन करेगी, किसी भी तरफ से कोई आदमी आएगा, कोई भी लाइट पड़ेगी तो पता चल जाता है, इसलिए वो हम लोगों को उस रूट पे ले गया वो। तो इनकी आगे एक गाड़ी हो गई और पीछे एक गाड़ी इनकी लग गई। बाकी बाइक वाले जो हम लोगों को रेकी कर रहे थे दूर से ही, बाइक वाले भी अगल बगल अप डाउन करना शुरू कर दिए, इधर उधर से आना जाना वो रेकी। फिर बोलती है, वहां से वो महिला उतर के आती है अपनी गाड़ी से, हमारी गाड़ी में, बोलती है कि लाइट जला दीजिए गाड़ी की। हम लोग लाइट जलवाए। फिर बोली कि जितना ग्लास है सब नीचे कर दीजिए, ग्लास नीचे कर दिया गया। फिर बोलती है कि थोड़ा दूर यहाँ से चलना होगा, एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहां चलना होगा, वहां बच्चा आपको देंगे। तो हम लोग फिर सोचे कि अब रिस्क बढ़ रहा है, अब हो सकता है इनका उद्देश्य लूटने का। तो हम लोग कहे कि नहीं, अब इतना दूर आप घुमा दे, अब रात के 3 बजने वाले हैं और अब बच्चा हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग वापस जा रहे हैं। तो हम लोग जब इस तरह का दबाव बनाए, तो वो फिर बोली कि अच्छा 15 मिनट और वेट करिए, बच्चा आ रहा है। तो 15 मिनट बाद एक दूसरी गाड़ी आती है, उस गाड़ी में बच्चा ले करके दूसरी गाड़ी आती है, उसमें 2 लड़के और एक महिला थी। लड़का उतर के आता है हम लोगों के पास, तो उसके मतलब पैंट में वो कट्टा लगाए हुए था। वो बार बार टी शर्ट उठा करके दिखाना चाह रहा था कि हमारे पास हथियार है। तो वो एक दहशत बनाना चाहता था ताकि हम लोग कुछ गलत न कर पाए या दहशत में रहें। फिर बोला कि बच्ची गाड़ी में है, आप जा करके ले लीजिए। तो हम लोगों को ये था कि हम गाड़ी से नहीं उतरेंगे, आप ला करके दीजिए, अपना पैसा लीजिए, हम लोग निकल जाएंगे। तो बार बार जिद किया, लेकिन हम लोग गाड़ी से नहीं उतरे, क्योंकि उसका असल हाथ देख के हमको लग गया था कि उद्देश्य कहीं ऐसा ना गाड़ी के पास जाए तो किडनैप कर ले ये। तो पैसे वसूली के चक्कर में या लूटने के चक्कर में तो गाड़ी से हम लोग नहीं उतरे। फिर वो बोला कि अच्छा ठीक है, तब आप थोड़ा दूर चलना होगा, पीछे आइए, हमारे गाड़ी के पीछे आइए। वो फिर गाड़ी बैक करता, मुजफ्फरपुर साइड की तरफ फिर बढ़ जाता है। हम लोग इसी दौरान हम लोग मैसेज करते हैं, वो जैसे ही वहां से लड़का निकला गाड़ी लेकर के, हम लोग अपने ग्रुप में मैसेज डाल दिए कि अब वो टीम आ जाए। तो मुश्किल से 5 मिनट के अंदर वो लड़का आगे निकलता है, पीछे से हमारी टीम काफी स्पीड में, सारे जितने लोग थे मौके पर पहुंच जाते हैं, उसमें पुलिस वाले भी रहते हैं। तो यहाँ जो मेन सरगना थी उसको पकड़ लिया जाता है, एक उसके साथ जो महिला थी वो पकड़ाती है, और एक लड़का जो हम लोग के साथ बैठ के आ रहा था उसको भी पकड़ लिया। 3 लोग पकड़े जाते हैं। फिर रात के वही 3 सवा 3 का समय हो रहा होता है जब ये तीनों पकड़े जाते हैं। अब फिर सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि जो 2 3 भागे वहां से और बच्ची को बरामद करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर हम लोग प्लान किए कि अब उसको कैसे पकड़ा जाए। तो इसको, जो मेन सरगना थी रेखा, इसको हम लोग मोहरा बनाए। फिर इसको मोहरा बनाए, इसी से फोन कराए, फिर इससे फोन कराए उस लड़के को। तो ये फोन करती है कि आप लोग कहाँ चले गए और बच्चे के लिए लोग परेशान हैं, पैसा भी हमको दे दिए हैं, अब बच्ची को ला करके दे दीजिए। फिर वो वैशाली का मन हाजीपुर बुलाता है, हाजीपुर बुलाता है कि आप लोग हाजीपुर आइए, लेकिन उसके पहले हमको वीडियो कॉल करके आप लोग तीनों एक साथ दिखिए, दिखाइए हमको अपना चेहरा। फिर हम तीनों को एक गाड़ी में करते हैं, इन तीनों को, और वीडियो कॉल, इसी के नंबर से वीडियो कॉल कराते हैं, तीनों से बात कराते हैं। और ये तीनों बोलते हैं कि हमारे पास पैसा आ गया है और बच्ची दे दो। वो हाजीपुर बुलाता है कि एक बिहारी ढाबा है, उस पे बुलाता है कि आप बिहारी ढाबे पे आइए, हम वहाँ हैं, बच्ची वहां से मिल जाएगी। फिर हम लोग को लगा कि हो सकता है ये कोई गेम कर रहा हो, जिस ढाबे का नाम बताया हो सकता है उस ढाबे के पहले ही हो, हुआ भी ऐसा। तो इन तीनों को हम लोग अलर्ट किए, हम लोग समझाए कि कहीं कहीं भी गाड़ी अगर मिलती है पहले से तुम बता देना। तो हम लोग की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी, आगे उनकी गाड़ी थी जिसमें ये तस्कर को हम लोग बैठाए थे पकड़ के। तो दूर से देखा तो बिहारी ढाबा से 100 मीटर पहले ही दूसरा एक ढाबा है, फैमिली रेस्टोरेंट करके था, उस पे उसकी गाड़ी लगी थी। और वहां से वो देख रहे थे सब कि कौन सी गाड़ी गुजर रही है, किस गाड़ी से, तो वो नजर रख रहे थे। ये लड़का दूर से बता दिया कि उसकी दीपक की गाड़ी वहां लगी है। हम लोग गाड़ी रोक दिए। फिर हमारे टीम से जो लोग डायरेक्ट उसके संपर्क में नहीं आए थे, जिसको वो नहीं पहचान रहा था, वो टीम के लोग उतर के गए वहां चाय पीने, चाय पीने के बहाने गए। और हम लोग फिर महिला को सेट किए कि महिला जाएगी और महिला बताएगी कि वो उससे बात करेगी, जैसे बात करेगी हम लोग समझ जाएंगे कि वही दीपक है और उसको पकड़ लिया जाएगा। इस दौरान जो लोकल पुलिस थी हाजीपुर की, पुलिस को भी हम लोग फोन कर दिए, तो पुलिस भी मौके पे पहुंच के, दूर वो भी पुलिस दूर थी वहां से, और साथ में कुछ हमारे शादी वर्दी में पुलिस थे ही। तो वो महिला जैसे गई, उस लड़के से बात की, फिर हम लोग को लग गया तो उसको पकड़े। तो उसको पकड़े, जैसे पकड़ते हैं तो एक महिला भागने लगी वहां से तेजी से, फिर उस महिला को पकड़ा गया। फिर
और एक लड़का था उसके साथ, उसको पकड़े गए, तो तीन वहां पकड़े गए। तो तीनों से जब पूछा गया बच्ची कहाँ है, तो बताया बच्ची कार में है। अब बच्ची की स्थिति मतलब क्या बताएं, वो बताने से आंख से, मतलब जिस टाइम हम लोग उस बच्ची को देखे थे, मतलब कितनी पीड़ा हुई क्या बताएं। वो बच्ची पूरी उल्टी करके, उल्टी मुंह मुंह की तरफ पड़ी थी, और पूरा टॉयलेट से उसका कपड़ा खराब हुआ था। बच्ची कार का दरवाजा जैसे हम लोग खोले, तो इतनी मतलब गर्मी में वो बच्ची उसी में पड़ी हुई थी। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस बच्ची को बचाना। अब अपराधी तो पकड़े गए, सबसे बड़ी चुनौती थी बच्ची को बचाना। तो पुलिस टीम जो है, वैशाली का जो औद्योगिक क्षेत्र थाना पड़ता है, वो लेकर के वहां चली गई। हम लोग सीधा उसको लेकर के हाजीपुर के सदर अस्पताल पहुंचे। तो डॉक्टर ने देखा होगा तो बोला कि कंडीशन तो काफी सीरियस है, और इसको झटका आ रहा है। तो फिर हम लोग लगभग 40 40 मिनट, 1 घंटे तक हम लोग हॉस्पिटल में रहे। उस बच्ची, जब तक बच्ची स्टेबल नहीं हुई तब तक वहां से नहीं हिले। तो इलाज शुरू हुआ, धीरे धीरे बच्ची जब स्टेबल हुई, तब हम लोग फिर थाने पे गए। और थाने पे फिर हमारी जो टीम बचपन बचाओ आंदोलन आंदोलन है, तो वो फिर मुकदमा दर्ज कराया गया, छह छह के खिलाफ। गाड़ी रिकवर हुई, छह तस्कर बता। तो इसमें जो पूछताछ में जो बातें आई, तो इसका नेटवर्क दिल्ली से लेकर के नेपाल और पूरे देश में बताया, कि नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। और हमको लगता है बिहार की एजेंसी, बिहार की कोई भी एजेंसी इस पे जांच करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर बाद में एक वकील साहब इसको पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए आवेदन दिए हैं। अब देखिए, अगर कोई उच्च स्तरीय जांच होती है तो इसमें बड़ा खुलासा होगा। हालांकि हम लोग भी लगे हैं आगे की कड़ी खोजने के लिए। हम लोग को उम्मीद है कि हम लोग सफलता पा जाएंगे। और ये गैंग जो जो गैंग हम लोग पकड़े हैं, इसकी जो सरगना है वो दिल्ली से गैंग को ऑपरेट करते हैं। ये भी हम लोग को क्लियर हो गया कि दिल्ली से अच्छा, बैठ के वो ऑपरेट सरगना करती है। लेडीज हैं? सरगना लेडीज है, लेकिन देखिए इस हम लोग तो एक निचली कड़ी को पकड़े। इसमें हम्म। ऊपर तक कितने लोग शामिल हैं, किस तरह के लोग शामिल हैं, ये वो अब जांच होने के बाद ही पता चल पाएगी। हालांकि इसमें कोई सामान्य लोग नहीं होंगे। हमको जहां तक अंदाजा है कि इसमें जो कड़ी, अगर कड़ी दर कड़ी जोड़े, तो ऊपर बड़े लोग आएंगे। क्योंकि इसमें हमको हमको जो लगा व्यक्तिगत, जो हम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में देखे, कि हम्म। जो मानव अंगों की तस्करी होती है, वो भी इस रैकेट से जुड़ा हुआ है। और इसमें आईवीएफ सेंटर जो है, आईवीएफ सेंटर जितने तेजी से खुल रहे हैं, आईवीएफ सेंटर ये कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। इनका अच्छा रोल इसमें बहुत है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आई सर कि जैसे अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम दंपति आता है या फिर कोई हिंदू दंपति आता है, हाँ तो अपनी मांग रखते हैं हाँ। कि, और फिर मतलब ये जो गिरोह के सदस्य हैं ये लोग नहीं, कहते हैं कि ये खुद से आपको पूछेगा। जैसे मान लीजिए आप बच्चा लेने गए, तो आपसे हाँ पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, सब कुछ पूछेगा। अगर आप हिंदू है तो आपको हिंदू ही देगा, ये बोल के देगा कि आप हिंदू हैं इसलिए आपको हिंदू दे रहे हैं। और हाँ मुस्लिम जो होगा तो मुस्लिम ही देगा। ये पहले हम लोगों को भी बोल देती कि आप हिंदू हैं इसलिए आपको हाँ। हिंदू बच्ची ही दे रहे हैं। अच्छा मतलब और परिवार के बारे में जब हम लोग पूछे कि भाई किसके घर की बच्ची है, तो बोले बहुत सुंदर बच्ची देंगे आपको, और हिंदू की बच्ची होगी, बहुत हम्म। संस्कारित परिवार की बच्ची देंगे। तो ये सारा तय कर लेते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े भी आए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के, कि पिछले 5 सालों में 34 लाख से ज्यादा बच्चे गायब हुए और 5 ही सालों में 34 हजार के आसपास बच्चे चोरी हुए। तो अब क्या है कि सर इस तरह के इशू, ऐसा जैसे मतलब जो मीडिया विमर्श से समझ में आता है कि अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया का, मुख्यधारा मीडिया का विमर्श नहीं बन पाया, या नहीं बन पाया है। अब जैसे आप लोग भले, आप लोग बहुत प्रयास करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी जो, खासकर जैसे आपने नाम लिया कि बचपन बचाओ आंदोलन है जो एक बड़ा इनिशिएटिव चला रहा है कि बचपन को वाकई जी। बचाया जा सके। लेकिन जो ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के कि लाखों में बच्चे गायब हो रहे हैं हर साल, और खासकर अब जैसे पटना जैसी राजधानी का ये हाल है, तो जो छोटे छोटे शहर होंगे, कस्बे होंगे, तहसील होंगी, वहां क्या स्थिति होगी? तो ये सर आंकड़े कितने चिंताजनक हैं बतौर समाज हमारे लिए? देखिए, अखबार तो अपना काम कर रहा है अपने स्तर से, जो भी अखबार या टीवी चैनल सारे लोग काम कर रहे हैं इस पे। जो गैंग है, ये गैंग की कड़ी नहीं टूट रही है। जैसे आपको बता दें, इस ऑपरेशन के पहले, जस्ट पहले, कुछ ही दिन पहले हम एक और ऑपरेशन किए थे मानव तस्करों को। ये लड़कियां जो आप डेटा बता रहे हैं कि लड़कियां जो गायब हो रही हैं, ये जो बच्चे गायब हो रहे हैं, हम्म। इसको लेकर के एक और हम स्टिंग ऑपरेशन किए थे। तो पटना जंक्शन पे, चूंकि जितने भी क्राइम होते हैं, इस तरह की लड़कियां गायब होती हैं, जो बड़ी लड़कियां, मतलब अब मान के चलिए कि जो घर से भाग के, झगड़ा करके या भाग के जाती हैं,
तो उनको किस तरह से ये मानव तस्कर उसको ले जाते हैं और बेचते हैं, इसका खुलासा करने के लिए हमने अपनी एक रिपोर्टर को बहुत प्लानिंग के साथ, उसमें बचपन बचाओ आंदोलन के लोग को साथ लेना पड़ा, क्योंकि उनको तरीका पता था कि कैसे ले जाते हैं। तो हम लोग पूरा स्टडी किए कि कैसे किस स्पॉट पे ये मानव तस्कर रहते हैं, कैसे किस तरह की लड़कियों को ये सब लेते हैं। तो हम एक अपनी रिपोर्टर को एक मॉडल के तौर पे कि घर से भागी हुई परेशान लड़की बना करके उस स्टेशन पे छोड़ते हैं। तो रात में लगभग 10 घंटे वो लड़की स्टेशन पे रहती है। इस दौरान 22 मानव तस्कर उसके संपर्क में आते हैं। 22 लोगों को हम लोग चिन्हित किए, 22 लोगों की फोटो हम लोग रेलवे पुलिस को दिए हैं। 22 लोग आते हैं और सभी का ट्रेंड वही रहता था कि पहले हम लोग उसको इसको इसको भी एक नाटक कराए कि हम घर से भाग के आए। तो बार बार फोन करती थी माँ को कि फर्जी फोन करती थी कि माँ देखो अब हम घर वापस नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ये बातचीत जब उन तक पता चली तो गैंग धीरे धीरे एक्टिव हुआ। और पहले एक लड़का कोशिश किया कि किसी तरह से ये प्लेटफॉर्म से बाहर निकले, और सारे जितने 22 लोग जितने भी संपर्क में आए, 22 के 22 सब यही चाहते थे कि इसको बाहर निकाला जाए किसी तरह से। लेकिन हम लोग पूरी टीम जो है थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसको वॉच करते रहे। बाकी सीसीटीवी से भी निगरानी करते थे हम लोग। तो उस स्पॉट पे ले जाना चाहते थे जहां सीसीटीवी खराब है, रेलवे स्टेशन का जहां सीसीटीवी खराब है, पार्सल गेट है, तो उस तरह ले जाना चाहते थे कि लड़की किसी तरह से बाहर निकले, फिर हम लोग इसको भेज दें। तो ये क्या होता है कि वो लोग किसी तरह से जाल डालते हैं कि भाई चलो हमारे घर रह जाओ, हमारा परिवार है, परिवार के बीच में रहना। कोई थोड़ा ठीक ठाक लड़का है तो बोला हमसे शादी कर लो। तो ये सब जाल फेंकते हैं। और अगर नहीं मानी लड़की तो कुछ खाने पीने का सामान देते हैं, जो नशीला पदार्थ मिला करके उसको बेहोश करके फिर उठा ले जाते हैं। तो ये 22 लोगों का आना, और इतने पटना जंक्शन जैसे बड़े स्टेशन पे, ये बड़ी बात है। तो आंकड़े इसी तरह बढ़ रहे हैं, आंकड़े ऐसे नहीं बढ़ रहे हैं, आंकड़े इसी तरह बढ़ रहे हैं क्योंकि वो गैंग नहीं टूट रहा है। और सर एक बात ये भी गैंग थी के कि सदस्य। हाँ, जैसे हर साल जितने बच्चे गायब होते हैं उसमें 75% लड़कियां हैं, मतलब बच्चियां हैं। हाँ लड़कियां, क्योंकि लड़कों, देखिए लड़कों की डिमांड क्या है, लड़के जो गायब हो रहे हैं तो लड़कों का इस्तेमाल, मान लीजिए कोई अंग की तस्करी कर रहा, वो ले जा सकता है, या कहीं काम कराने के लिए बंधक बना करके। ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें लड़कों को ले जाया गया और बंधक बना के रखा गया, वहां मजदूरी कराया जाता था। लेकिन लड़कियों के जितने भी मामले आए उसमें सारे कुछ का, जैसे राजस्थान में बेची गई लड़कियां, राजस्थान में जब बेची गई और दिल्ली में बेची गई, बहुत सारी जगह इसे बेचने की बात आई। तो वो उन लड़कियों को देह व्यापार में डाल दिया जाता है। और मतलब अभी मुजफ्फरपुर की घटना है, एक एमबीए कर रही स्टूडेंट गायब हो जाती है अचानक से, उसका भी सुराग नहीं लगता है। 5 साल की एक लड़की है, वो भी गायब हो गई, आज तक कोई सुराग नहीं। पटना से आज 2019 में एक बच्ची गायब होती है 5 साल की, उसका भी सुराग नहीं लगा। तो पुलिस तो मामला दर्ज कर लेती है लेकिन वो उसको ढूंढ नहीं पाती है, उसका कोई सुराग ही नहीं लगा पाती। इस वजह से मामले बढ़ते जा रहे हैं, उस पर कोई वर्क नहीं होता है। और आपने ये भी कहा कि जैसे इस तरह का जो मतलब जैसे जो संगठित अपराध में जो ये लोग पूरा जिस तरह संगठित अपराध काम करता है, तो इसमें बिहार की कोई एजेंसी इसको टैकल करने में और अभी लोकल एजेंसी, लोकल किसी स्टेट की एजेंसी, हम तो बिहार में हैं इसलिए बिहार की बात कर रहे हैं। हम्म। किसी भी स्टेट की एजेंसी, किसी भी स्टेट की हाँ, पुलिस किसी इसको भी नहीं कर स्टेट की सकती एजेंसी। है जब तक कोई बड़ी एजेंसी नहीं लगेगी। क्योंकि नेटवर्क इनका देखिए, जो हम लोग गैंग का एक्सपोज किए, बच्ची बेचने, नवजात को बेचने वाला, इसका हम्म। हम लोग को सीधे लगा कि ये दिल्ली तक इसका कनेक्शन है। जिस महिला को दिल्ली पुलिस तलाश रही है, वो महिला पटना में आकर के कारोबार कर रही है। अब सोचिए, तो आपस में कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं उनकी आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इसलिए गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो अगर कोई बड़ी एजेंसी लगेगी तो उसके लिए कोई बाध्यता नहीं रहेगी स्टेट में जांच करने की, तो वो दिल्ली से लेकर के बिहार या यूपी किसी भी स्टेट में जांच कर सकती है। तो वो ये मामले खुल सकते हैं और बड़ा एक्सपोज होगा, मतलब देश का, मतलब एकदम सनसनी वाला खुलासा होगा अगर इस तरह की एजेंसी कोई जांच करती है। तो सर आपने जैसे ये गिरोह वाले जितने भी अपराध हैं इन्हीं इन्हीं पर चर्चा हो रही है, तो आपका जो इसके पहले का एक बड़ा स्टिंग था जिसमें आपने शायद भिखारी बनकर एक बड़े जी। अपराध के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था। तो सर उसके बारे में जी। बताइए कि कैसे वो आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपने उसको इतना बड़ा स्टिंग किया। हाँ उसमें देखिए, उस टाइम में हमारे यहाँ थोड़े दिन पहले मुजफ्फरपुर
शेल्टर होम कांड हुआ था, बालिका गृह कांड हुआ था मुजफ्फरपुर में। तो वहां की बच्चियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, बच्चियां इधर उधर जाती थी, ये सारी खबरें आई। उस दौरान हमको लगा कि फिर ये बातें आई कि बच्चियां जाती कहाँ हैं, तो कुछ कहीं से हमको क्लू मिला कि बच्चियां भाग करके स्टेशन ही आती हैं, कहीं भी जाना होता है तो पहले स्टेशन ही आती हैं। अच्छा, स्टेशन पे जो भिखारी होते हैं, तो सारे जेन्युइन भिखारी नहीं होते, कुछ भिखारी ठीक होते हैं, उसमें कुछ अपराधी भी होते हैं। और जो हाँ। जैसे साइकिल स्टैंड है आपका, स्टेशन का जो स्टैंड होता है, उसमें जितने कर्मचारी हैं सब संदिग्ध होते हैं, मैक्सिमम संदिग्ध होते हैं। उनकी कोई जांच पड़ताल, कहीं भी किसी स्टेशन पे देख लीजिए, कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। हम ये बात बार बार उठाए, बार बार बोले कि कोई भी कर्मचारी अगर वहां काम करता है, कोई वेंडर है, कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर वहां आकर के रहता है, तो उसकी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि वो आदमी कौन है, कहाँ से आया है। उसका कोई क्रिमिनल इस चीज पे रिकॉर्ड तो काम नहीं नहीं है। होता। हाँ, कोई काम नहीं होता। जब तो हमारे दिमाग में आया कि इस पे देखा जाए कि किस तरह का अपराध है भिखारी वाला, किस तरह से गैंग है। पहले हम जा करके दूर से देखते थे, लेकिन हमको कुछ पता नहीं चल पाता। उस जनरल सब भिखारी एक तरह के लगते थे, वेशभूषा वही थी, कुछ पता नहीं चल पाता था। तो फिर हमको लगा कि क्यों ना इसी की गैंग में जुड़ करके हम भी कुछ अंदर घुस करके तब कुछ निकालें। फिर हम क्या किए, हम भी खुद भिखारी बन गए। फटा चिटा कपड़ा पहन करके हम उसके गैंग में, तो पहले वहां जहाँ बैठने के लिए बोलिए, जिस जगह पे हम बैठना चाहे, क्योंकि हमको सिस्टम पता नहीं था, जिस हम्म। जगह बैठे उस बैठने को लेकर के मारपीट हो गई। मतलब मारपीट हुई क्या, हम तो अवॉइड कर गए। तो उस जगह हम्म। पे बैठने को लेकर के सब विरोध करने लगे कि नहीं ये हमारी जगह है। तो हमको लग गया कि हो सकता है ये जगह, अलग अलग जगह की कीमत हो। तो फिर उस जगह पे फिर हम समझौता की, एक महिला थी, उस महिला से समझौता किए कि भाई ठीक है बैठने दो। तो वो पूछी कहाँ से आए, तो हम बोले यूपी से आए। तो उनको लग गया कि कोई क्रिमिनल है, तो जगह हम्म। दे दी अपना, जगह बैठने। तो हम लगभग 5 दिन रहे वहां पे। हम्म। 5 दिन में जो हमको समझ में आया कि भिखारी तो हैं, भिखारी अच्छा, से नहीं कि सब फर्जी हैं, यहाँ भिखारी हैं। सर क्लेरिफाई करना जरूरी है कि आप 5 दिन भिखारी बनकर भिखारियों के बीच रहे। जी, भिखारी तो सेम चीज, खाना जैसे वो रहते हैं, जिस हम्म। तरह से उनके हाथ में कटोरा रहता है, सारा कुछ। हमारे पास कोई सामान नहीं था, बस आईडी थी, एक आईडी भी छुपा करके रखे थे। तो ये हमको लगा कि उस गैंग में जब तक हम उसके बीच नहीं जाएंगे, हमारी सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो हमको बाद में, जब उस गैंग में घुसे हम, तो खाना पीना जिस तरह से वो रहते थे, जिस तरह से सोते थे, सारा कुछ, जो पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर है, वहीं से भोजन जैसे वो लोग खाते थे, वही हम भी खाते थे, उनके साथ ही सोते थे। तो विश्वास जम गया उनका। तो धीरे धीरे करके जो पता चला, थे राजू नाम के एक लड़के का नाम आया कि राजू जो है, सारी सेटिंग राजू करता है। और हम्म। राजू राजू को कोई भिखारी देखा नहीं था, जो भी उसमें गैंग में शामिल थे, जो भी अपराधी थे या भिखारी थे, कोई देखा नहीं था राजू। बस पैसा, उस जितनी वसूली होती थी, पैसा उसका कुछ हिस्सा राजू के पास जाता था। और राजू जो बोलता था, अपराधी भी उस तरह से काम करते, तो उसका एक एजेंट था, वो भी भिखारी, मतलब एक पैर कटा हुआ था, वही अपना सारा डील करता था, सारे मैनेज वही करता था। ये पता चला कि सारे क्राइम की जड़, मतलब जो भिखारी हैं या स्टैंड वाले हैं, सारा कुछ वही करते हैं। उनको सारे अपराध के बारे में पता होता है, कौन कैसा संदिग्ध आ रहा, सारा कुछ उनको पता होता है, सारी जानकारी उनको होती है। तो ये बड़ा एक्सपोज किए थे कि इनका पूरा नेटवर्क कैसे चल रहा है, कैसे लोग बाहरी को कैसे, जैसे। सर आपने अभी एक बात और बताई कि जैसे जो बच्चा, मतलब ये बात छूट गई थी हमारी पिछली बातचीत में, कि जो बच्चा चोरी का गिरोह है जी उसका खुद जी को बचाव का, और मान लीजिए कि अगर कहीं उसका कोई षड्यंत्र असफल होता है तो उनका एक बड़ा अच्छा तरीका है बचने का, कि वो दंपत्ति पर चिल्लाने लगते हैं कि बच्चा चोर है, बच्चा चोर है। तो सर हाँ जैसे ये जी। अभी क्या है कि पिछले कुछ सालों में ये वाला जो इस तरह का जो मॉड्यूल है ये, वो बढ़ा है, ये- कि भीड़ जो है बच्चा जी चोरों को पीट पीट कर मार देती, फिर जांच में पता लगता है कि वो बच्चा चोर नहीं थे। हाँ, तो इस पर सर क्या मॉब है? लिंचिंग की देखिए मॉब लिंचिंग की इधर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिसमें ये हुआ कि बच्चा चोर है। पूरे देखिए यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, देश के हर राज्य में कहीं ना कहीं ये घटनाएं सामने आई। जरूरी नहीं है कि वो इस तरह जैसे हम लोग खुलासा किए उस तरह का हो, लेकिन ये जो बच्चा चोर है, बच्चा चोर गिरोह है, या जो बच्चे के सौदा करते हैं, इनके पास एक हाथ में बच्चा है तो बहुत बड़ा हथियार है। अब वो हम्म। भीड़ के बीच में तो कोई जानता नहीं, अगर भीड़ के बीच में एक आवाज आती है कि फला आदमी बच्चा चोर है, ये बच्चा लेके भाग रहा है, तो भीड़ तो पता लगाएगी नहीं, भीड़ तो मार देगी। ये डर, बहुत बड़ा डर होता है, उनके पास बहुत बड़ा हथियार होता है। और दूसरी चीज,
और ये जो डील करते हैं, ये इनके लिए क्राइम बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आपको, अगर आप देखेंगे आप असफल हो रहे हैं तो मार भी सकते हैं, क्योंकि बार बार जो असलाह दिखा रहा था, इसका उद्देश्य हमको समझ में आ रहा था कि वो डराना चाहता था कि अगर चालाकी करोगे तो मार देंगे। ये उसका पिस्टल दिखाने का मतलब यही था कि चालाकी करोगे मार देंगे। तो ये तो सारी चीजें हमको समझ में आ गई थी कि ये गैंग आपको मॉब लिंचिंग का शिकार बना सकता है, या आपको खुद फायर आपके ऊपर कर सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये गैंग कुछ भी कर सकता है। और चूंकि इसकी, हमको लगता है कि ट्रेनिंग बहुत अच्छे से होती है, क्योंकि पुलिस से कैसे बचना है, लोगों से कैसे बचना है, ये पूरी तरह से तैयार रहते हैं। कहीं भी आपको, आपके ऊपर हमला, भीड़ से ही हमला करा देंगे या खुद मार देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर खतरा होता है। मेरे सर अगले सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो जी। कि आपने जैसे अभी तक आपने जितनी खबरें बताई और जितने विषयों पे बात की वो सीधे सीधे क्राइम जर्नलिज्म से संबंधित थी। जी। तो सर जी। क्राइम अलग अलग बीट हैं, स्पोर्ट्स हैं, पॉलिटिक्स हैं, फीचर है और इस तरह की जी। चीजें हैं। तो ये क्राइम जर्नलिज्म सर बाकी बीट्स से कितना अलग है, पहला सवाल। दूसरा ये कि सर जितना ये क्राइम जर्नलिज्म है उतना ही ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है। देश के कई इस देश में से बड़ी जी। घटनाएं हुई हैं जहां इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने बड़ी भूमिका निभाई है कुछ बेहतर नतीजे हासिल होने में। तो कितना सर जी। क्राइम जर्नलिज्म कितना अलग है बाकी बीट से, और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो जैसे आपने अभी रिसेंट केस में किया, ये इसमें कितना कितने चैलेंजेस हैं? देखिए, क्राइम शुरू से हमारी हावी क्राइम पे रही है। शुरुआत ही हमारी क्राइम बीट से हुई। लेकिन समय के साथ बीट भी बदलते गए, तो जिस बीट में हम आए, जैसे हेल्थ हम देखे, हेल्थ भी हम्म। बिहार में आए तो हम यहाँ वैक्सीन वैक्सीन में जो घोटाला उसका खुलासा किए कोरोना टाइम में। फिर जो टेस्टिंग में जो खेल चल रहा था उसका खुलासा किए। तो किसी भी, देखिए क्राइम, टेस्टिंग मतलब अब अगर क्राइम, जो कोरोना काल में जो टेस्टिंग अच्छा। की जाती थी, हम्म। कोविड के लिए जो जांच होती थी, जांच होती थी। तो उसका हम एक्सपोज किए कि जो सैंपल लिया जाता था, सैंपल की भीड़ बहुत ज्यादा हो गई, सैंपल बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाते थे, जांच नहीं हो पाती, तो उसको किस तरह से जला दिया जाता था उसको हम एक्सपोज किए थे, कि पूरा सैंपल ही जला दिया जाता है हेल्थ सेंटर पे। तो उस बहुत सारी खबरें आई, तो हेल्थ पे भी काम किए हम, हर बीट पे काम किए। क्राइम में थोड़ा ज्यादा मजा आया। क्राइम शुरुआत हमारे हावी भी क्राइम की रही है, लेकिन जिस तरह से संस्थान ने जो हमको जिम्मेदारी उसमें बेस्ट किए, उसमें क्राइम की तरह ही काम किए। जिस तरह से इसमें काम, क्राइम बीट पे काम किए, उसी तरह उस पे भी काम किए। तो हमको लगता है क्राइम बीट थोड़ी चुनौती है, क्योंकि रिस्क इसमें ज्यादा होता है बाकी बीट की अपेक्षा। इसमें रिस्क ज्यादा, इन्वेस्टिगेशन आपको ज्यादा करना पड़ता है। किसी खबर को आप डिफरेंट करने के लिए तह तक जाना पड़ता है। पूरी तह तक जाने के बाद ही आप कुछ नया कर सकते, कुछ अलग कर सकते हैं। लेकिन जो भी रिपोर्टर है, जो भी इस फील्ड से हम लोग के जुड़े हैं, अगर वो क्राइम, एक बार क्राइम बीट पे काम कर लिए, तो किसी भी बीट पे उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। और चुनौती तो बहुत सारी रहती है क्राइम बीट पे काम करना। बहुत चुनौती, क्योंकि पुलिस, देखिए पुलिस कोई जानकारी जल्दी नहीं देती, खुद से ही जानकारी निकालना होता है, उसकी तह तक पहुंचना होता है, फॉलो अप इसमें ज्यादा होते हैं। कोई मर्डर हो गया, कोई घटना हो गई, तो फॉलो अप इसमें ज्यादा करना होता है। कोशिश हमारी ये होती कि पुलिस जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन करती है, हम लोग भी इन्वेस्टिगेशन करते थे, उसके पैरेलल इन्वेस्टिगेशन करते थे। बहुत सारे सीनियर रिपोर्टर हैं, देखिए ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जो पुलिस नहीं कर पाती थी, उसके पहले वो खुलासा कर दिए हैं। बहुत सारे सीनियर लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, तो इस तरह का खुलासा हुआ है। एक बार सर क्या है कि मेरी एक किसी एजेंसी के अधिकारी से बात हुई तो उसने बड़े मजाक, मैंने पूछा कि आप लोगों के तो सूत्र बड़े मजबूत होते होंगे। तो उन्होंने कहा, जी। तो बड़ा उन्होंने हंस के कहा कि जो आपके सूत्र हैं वही हमारे सूत्र हैं। मतलब जो पत्रकारों के सूत्र जी। होते हैं वही जो बड़ी बड़ी एजेंसीज में काम करने वाले अधिकारी हैं उनके भी सूत्र बहुत अलग नहीं है। तो सर ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए वो तो बोल दिए लेकिन हम्म। सूत्र, हम लोगों के जो सूत्र होते हैं, तो पब्लिक के सूत्र, चूंकि काम दोनों का उद्देश्य वही है, पुलिस भी वही काम कर रही है, पत्रकार भी वही काम कर रहे हैं। तो जिस पुलिस वाले भी हमारे सूत्र होते हैं, जो अधिकारियों के बीच रहते हैं, पुलिसकर्मी, वो भी हम लोगों के सूत्र होते हैं, पब्लिक के भी सूत्र होते हैं। तो सूत्र कहीं ना कहीं से आपस में पुलिस से मेल खाते ही हैं। और हम्म। पता चला पुलिस के, जो जिस थाने में घटना हुई, पुलिस को पता है, वो वहां से भी हमारे सूत्र होते हैं, पुलिस कार्यालय से हमारे सूत्र होते हैं, तो सारे कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है ही।
हो सकता है ऐसे सूत्र हम लोग को जानकारी देते हैं जो पुलिस को जानकारी देने से डरते हैं, ऐसे भी सूत्र होते हैं। अच्छा, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है उस सूत्र को कभी डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं, वो बड़े विश्वास के साथ हम लोगों को बताते हैं, और उसी हम्म। विश्वास के साथ हम लोग उसको अपने सीने में खुफिया दफन बनाए कर लेते रखते हैं हैं। कि उनका नाम भी नहीं करें। जी। हम्म। क्योंकि विश्वास आ, से सारा कुछ विश्वास से चलता है। सर, पत्रकारिता के पहले या दूसरे सेमेस्टर में, और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में ही, एक विषय आता है। जी मैंने पहले भी जिक्र किया, खोजी पत्रकारिता का, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। जी और जी जी अभी क्या है कि सर, इस तरह की खबरें कम हो रही हैं। मतलब जो जिस जी। तरह का एटमॉस्फेयर है मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो या तो मतलब वो व्यूज और क्लिक्स ओरिएंटेड खबरें हैं, उनमें जो खोज वाला एलिमेंट है वो कम है। तो सर वो आप एक आपकी समझ के अनुसार कैसे ऐसी खबरों में वापस इनका दौर आ सकता है, कैसे इस तरह की खबरें और हमें देखने मिल सकती हैं? देखिए, जो नए लड़के आ रहे हैं तो नए लड़कों का सबसे पहले फोकस होता है पॉलिटिकल, पॉलिटिकल या इंटरटेनमेंट में ज्यादा वो जाते हैं। हम्म। अच्छा, बहुत आसानी से, चूंकि डिजिटल का जमाना है, बहुत आसानी से खबरें हो जाती हैं, और व्यूज भी इनका बहुत ज्यादा आता है, समय कम लगता है, और काम थोड़ा रिलैक्स होकर काम करते हैं, व्यूज ज्यादा। तो उद्देश्य तो आजकल होता है कि व्यूज लाना, कि हमारी खबरें कितनी चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लड़के हैं जो सवाल पे सवाल करते हैं, एक बच्चे की तरह सवाल करते हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी रिपोर्टर जिस जिस सवाल अपने अंदर से सवाल करना बंद कर दिया, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसको सवाल करना चाहिए, किसी भी खबर में सवाल, तह तक एकदम सवाल सवाल पे सवाल करना, खुद से सवाल करना चाहिए, इस खबर में आगे क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन वही है, हमारे सवाल ही इन्वेस्टिगेशन की तरफ ले जाते हैं। कोई भी घटना हो गई तो घटना का कारण, जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस तरह से हमको भी करना चाहिए, उस तरह तक पहुंचे तो। ठीक है सर, तो अंत में अगर आपको लग रहा हो कि इस पूरे विमर्श में कोई ऐसा तथ्य है, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी सूचना है जो आपकी तरफ से छूट गई हो, तो आप उसे ऐड करें, जो आपको लगता हो कि नहीं, हाँ। देखिए, जी। हम बस एक संदेश देना चाहते हैं, जो मीडिया मतलब नए लड़के हैं, सीनियर्स तो बहुत सीनियर का सहयोग भी रहा है। एक संदेश देना चाहते हैं कि जो भी है वो मतलब किसी खबर को, बहुत कच्ची खबर को डिलीवर करने के बजाय उस पर बेहतर काम करें, इन्वेस्टिगेशन पे काम करें। किसी भी खबर पे अगर लगे तो उसको अंत तक पहुंचाएं, एक अपनी जिम्मेदारी की तरह एक एक लक्ष्य बना करके उस खबर पे लगे, और एकदम तह तक जाएं, ताकि समाज का भी भला हो, और इससे क्राइम खत्म हो, और पुलिस या सिस्टम को भी एक पता चले कि हाँ, इस लेवल पे क्राइम हो रहा है, या इस लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं, वो एक्सपोज हों। ये उद्देश्य होना चाहिए। आगे सर भविष्य में ऐसा कुछ सोचा है कि जैसे भिखारी वाला नेक्सस आपने हाँ, एक्सपोज भविष्य में किया, तो ऐसा हाँ कुछ है जो दो तीन प्रोजेक्ट, बताना चाहें अगर? दो तीन प्लान पे हमारा काम चल रहा है, और उस पर बहुत गोपनीय ढंग से, क्योंकि रिस्क ज्यादा है उसमें। जी। और मामला इंटरनेशनल है, अपना पड़ोसी नेपाल राज्य से जुड़ा है मामला। यूपी, बिहार और नेपाल, ये पूरा वो मिक्स हुआ है। हम्म। उस पे हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको एक्सपोज करके बताएंगे कि कैसे नेक्सस चल चल रहा है देश में। तो उसका भी एक्सपोज हम बहुत जल्दी करेंगे। दो तीन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अभी। लेकिन वही है ना, कि जैसे बच्चा चोरी वाला था, तो हम चाहते हैं कि हम्म। उसका आपको आउटपुट दिखे, आप उसका रिजल्ट दिखे। हाँ, हम जब भी उसमें काम करेंगे आपने एक उसमें बात भी कही गिरफ्तारी थी जरूर खबर में कराएंगे। कि उसको सिर्फ एक्सपोज करना आपका लक्ष्य नहीं था, गिरफ्तारी हो हाँ, ये भी उद्देश्य, हाँ, हम तो एक्सपोज अगर किसी चीज को करेंगे तो वो तो और अलर्ट हो जाएगा, फिर उस हिसाब से हाँ। काम करेगा। लेकिन अगर उसके चैनल को हम तोड़ेंगे, एक कड़ी को तोड़े, हम पूरी सिस्टम को नहीं तोड़ पाए, लेकिन उस एक कड़ी को तो ब्रेक कर दिए, एक कड़ी ब्रेक कर दिए। अब पुलिस के लिए मौका दिए, क्या पुलिस इस पे जांच करके और पूरे नेटवर्क को तोड़ सकती है, या जो भी एजेंसियां हैं हम्म। उसको संज्ञान लेकर के उस पर काम करें, ये पूरा नेटवर्क टूट सकता है। मतलब इस बात का उपसंहार ये निकाला जा सकता है कि मतलब सिर्फ एक्सपोज करना अंतिम समाधान नहीं है, उस पर कुछ नहीं नहीं, कार्यवाही हो, वो ठोस नहीं है। कदम आप उठाए जाएं। एक्सपोज, आप आप देखिए, जब जब भी रिपोर्टर किसी चीज में लगता है, तब कभी कभी ऐसा ऐसा होता है कि हम गिरफ्तारी नहीं करा पाते, केवल एक्सपोज कर सकते हैं। एक्सपोज करते हैं तो एक्सपोज करने के बाद बाकी का काम पुलिस का तुरंत हो जाता है, कि पुलिस उस पर काम काम करे, गिरफ्तारी कराए, और उस पूरे नेटवर्क को तोड़े या नेटवर्क का पता लगाए। लेकिन अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो हम उस जिस गैंग को एक्सपोज कर रहे हैं, उसमें अगर गिरफ्तारी करा देते हैं,
तो एक एविडेंस हो जाता है पुलिस के लिए। फिर उस पुलिस के लिए आसानी ये हो जाती है, उनसे पूछताछ करके वो कड़ी पूरी बनाती चली जाती है और पूरा चेन उसके हाथ में आ जाता है। ये फायदा होता है हम लोगों को। और इस खबर में हमारा उद्देश्य नहीं था, हमारा एक्सपोज का उद्देश्य नहीं था, हमारा उद्देश्य था एक्सपोज करने के साथ साथ अरेस्टिंग और उस बच्ची की बरामदगी, ताकि हम सबूत के तौर पे सिस्टम को बता सकें, देखिए ऐसा नेटवर्क चल रहा है और ये बच्ची बेची जा रही थी। तो आपका कहना सर यही है कि भविष्य में जो एजेंसीज हैं वो सक्रिय रूप से इस तरह के नेक्सस को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करें, और ऐसे मुद्दों को लेकर थोड़ी और जागरूकता आए, खासकर जो पत्रकारों की बिरादरी है और उनमें, और नए लोग जो इस तरह की, जिसमें एक्सपोज ही नहीं, सिर्फ कार्यवाही से संबंधित भी गतिविधियां हों, उस तरह की पत्रकारिता को बढ़ावा दें। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सर, समय देने के लिए, बात करने के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि जब ये धन्यवाद सर। वीडियो ऑन एयर होगा तो इससे बहुत लोग बहुत कुछ जानेंगे, समझेंगे कि एक इग्नोर्ड विषय या फिर एक अनसीन विषय की गंभीरता कितनी ज्यादा है, संजीदगी कितनी ज्यादा है। तो जी, धन्यवाद सर। और बहुत बहुत धन्यवाद सर।